हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क डन बाय द सिस्टम निकाला है। किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, दो फॉर्मेट थे इसके, एक टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में था और एक आपका प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, मेन तो यही है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट वाला जो आया था। ठीक है, इक्वेशन। और अब लेक्चर में हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, जो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, और हीट इंजन क्या है। ठीक है, कार्नोट इंजन जिसे कहते हैं। सबसे पहले क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, यानी रिवर्सिबल नाम से दिख रहा है, रिवर्स कर सके इसको। ठीक है, जैसे कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी सिस्टम हो जिस पर हम लोग कुछ एनर्जी दें या कुछ वर्क करें, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचे। ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का मतलब प्रेशर वॉल्यूम वाले डायग्राम में देखा जाए, सिंपल। ठीक है, इस एक्सिस पर प्रेशर, इस एक्सिस पर वॉल्यूम ले लीजिए। एक पोजीशन से एक पोजीशन पर मान लेते हैं पॉइंट ए है पोजीशन उस सिस्टम की, और वो पॉइंट बी तक जा रहा है। ठीक है, किसी प्रोसेस के थ्रू। रिवर्सिबल प्रोसेस ये कहती है कि यही सिस्टम अगेन इसी पाथ के थ्रू पॉइंट ए तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जो होगी वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ठीक है, देखो सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है कैसे? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। एक पॉइंट पर कुछ प्रेशर और कुछ वॉल्यूम होगा, पॉइंट बी पर उस सिस्टम का कुछ प्रेशर और कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ए से बी तक सिस्टम वर्क करेगा या कुछ एनर्जी लेकर के, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट करके, जो भी करके यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से। फिर बी से ए तक चला जाए, कुछ ऐसा प्रोसेस हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस होगी हमारी वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम था इसका। अब इसको लिख लेते हैं क्या है। ठीक है, वर्ड्स में लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना इसको। अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अ रिवर्सिबल प्रोसेस is one which can be retraced in opposite direction by changing the external conditions, ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक और शब्द है इनफाइनेटसिमली। ठीक है, बहुत ही स्मॉल। इनफाइनेटसिमली का मतलब है बहुत ही स्मॉल। ठीक है, यानी बहुत ही स्मॉल एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करें तो क्या हो, वो प्रोसेस अगेन रिपीट होकर के उसी पोजीशन पर पहुंच जाए जहां पर वो सिस्टम पहले था। ठीक है, मतलब जैसा था वैसा ही बन जाए। जैसे रबड़ लीजिए, सिंपल, उसको स्ट्रेच करिए यहां तक, फिर रिलीज कर दीजिए, फिर अगेन वो अपने पोजीशन पर वैसा का वैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। पर यह प्रोसेस जो है मैकेनिकल रिवर्सिबल प्रोसेस है, हीट के सेंस में नहीं। ठीक है, हीट एनर्जी के सेंस में नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी के सेंस में है। ठीक है, यानी मैकेनिकली उसके सब्सटेंस को हम लोग इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखिए, सिंपल सा है रिवर्सिबल प्रोसेस का, ये बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर a gas enclosed in a cylinder
इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, ये सी है, ठीक है, इन ए सिलेंडर, कंसीडर अ गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर made of a perfectly conducting material, जो सिलेंडर है वो परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल से बना है। कंडक्टिंग यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के सेंस में बिल्कुल मत लीजिएगा, थर्मल कंडक्टिंग के सेंस में है, ठीक है, यानी जो हीट है वो आसानी से ट्रेवल कर सकती है इस सिलेंडर के थ्रू, ठीक है। एंड इमर्स्ड इन ए लार्ज टैंक ऑफ वाटर, एंड इमर्स्ड इन ए लार्ज टैंक ऑफ वाटर, ठीक है, लार्ज टैंक ऑफ वाटर, यानी खूब बहुत बड़ा तालाब टाइप का है या बहुत बड़ी टंकी है पानी की, उसमें इसको सिलेंडर को हमने अंदर डाल दिया, डुबो दिया है, ठीक है। ऑफ ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ऑफ ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इतनी बातें हो रही हैं, ठीक है। Suppose the gas is compressed very slowly, सिलेंडर जो होगा उसमें पिस्टन लगा होगा, ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। सपोज द गैस इज कंप्रेस्ड वेरी स्लोली, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है, और इस पूरे सिलेंडर को हमने क्या किया है कि एक बड़े वाटर टैंक में इमर्स्ड कर दिया है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस पिस्टन के थ्रू गैस को कंप्रेस कर रहे हैं बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सच दैट इतना स्लोली कर रहे हैं, सच दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, यानी इतना स्लोली इसको प्रेस कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर जो है वो अनचेंज है, ठीक है, अनचेंज थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, अनचेंज थ्रू आउट। ये काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा, टू डू सो, स्पष्ट है ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली टू डू सो स्मॉल pauses will have to be given in between। देखो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो अगर इसको कंप्रेस करोगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, कितना भी स्लोली कर लो ऐसा होगा हमेशा। लेकिन हमें क्या करना है कि इतना ऐसे कंप्रेस करना है कि इसका टेम्परेचर जो है वो अनचेंज रहे। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉल पॉजेज विल हैव टू बी गिवन इन बिटवीन, रुक रुक के करना होगा, वेरियस स्मॉल कंप्रेशन, छोटा छोटा
कंप्रेशन के बीच में इसे हमें रुक रुक के करना होगा, ठीक है, एकाएक नहीं करेंगे, ठीक है, या लगातार नहीं करेंगे। कंप्रेशंस टू इनेबल द हीट जनरेटेड बाय कंप्रेशन, heat generated by compression, to enable heat generated by compression to pass out into the surrounding, to pass out इनटू द सराउंडिंग, यानी जो थोड़ी थोड़ी हीट जनरेट हो रही है वो आसानी से सराउंडिंग में पास आउट हो जाए, इसीलिए परफेक्टली कंडक्टिंग लिया गया है, मतलब एनर्जी जो है हीट जो उसमें प्रोड्यूस हो आसानी से पास आउट हो जाए, ठीक है। सराउंडिंग या सराउंडिंग्स कहें या सराउंडिंग वाटर कहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग्स में वाटर ही है तो सराउंडिंग वाटर हम वर्ड यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई, अब आगे देखिए क्या करना है और क्या है। If now after reducing, ये देखो हम बता भी सकते हैं पूरी बात, ठीक है, आराम से समझा करके, लेकिन लिख रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर रिवर्सिबल प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली बच्चों को समझ में नहीं आती, होती कैसे है, थियरी में पढ़ करके समझ में आ जाता क्या है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं समझ में आता कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाए। तो ये प्रैक्टिकल बेसिस पर परफॉर्मेंस है बुक में आपके, तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ लिख लिख करके, आप इसे समझिए आराम आराम से, ठीक है क्या। इफ नाउ आफ्टर रिड्यूसिंग कंसिडरेबली मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट, ठीक है, कंसिडरेबली द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी ठीक ठाक अमाउंट गैस का जो वॉल्यूम है उसको ठीक ठाक अमाउंट तक रिड्यूस कर दें अगर हम लोग, तब इट इज नाउ allowed to expand isothermally। अब फिर रुक रुक के क्या करें, प्रेशर को थोड़ा कम करते जाएं, ठीक है, ताकि ये एक्सपैंड होता चला जाए धीरे धीरे, ठीक है, आइसोथर्मली, एंड द एक्सपेंशन बी जस्ट एज डन इन कंप्रेशन। जैसे कंप्रेशन हमने किया है इसका, वैसे वैसे एक्सपेंशन भी होना चाहिए रुक रुक के, ठीक है, विद सिमिलर पॉजेस in between, ठीक है, विथ सिमिलर पॉजेस इन बिटवीन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन भी करेंगे, ठीक है। हीट विल फ्लो from enclosing water, हीट विल फ्लो इन अंदर की तरफ, फ्रॉम इनक्लोजिंग वाटर and the temperature of the gas remain। इतना लंबा जो लिख रहे हैं ना, बस केवल समझने के लिए और कोई बात नहीं, ठीक है, कभी भूल भी जाए तो इसको देख लें, ठीक है।
of the gas remain unchanged. ठीक है, exactly the same amount of heat, the same amount of heat, same amount of heat will be received during the expansion, will be received during the expansion. ठीक है, एक्सपेंशन के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ, ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के थ्रू सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी रिसीव होगी. ठीक है, एज वाज गिवन अप ड्यूरिंग, एज वाज गिवन अप ड्यूरिंग कंप्रेशन. ठीक है, जितनी अमाउंट की हीट जो है कंप्रेशन के थ्रू दी गई थी उतनी ही अमाउंट की हीट जो है रिसीव भी हो जाएगी. ठीक है, thus all stages of the direct process are retract in the opposite direction. ठीक है, तो सभी की सभी स्टेजेस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, जिस तरह से कंप्रेशन किया जितने स्टेज में, उतने स्टेज में हम लोग एक्सपेंशन भी करेंगे, तो वैसी की वैसी स्टेज मिलती चली जाएगी. ठीक है, एकदम सेम उसी पाथ पर. एंड इनवर्स ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर अपोजिट हो गया. ठीक है, hence infinitesimally मतलब बहुत ही स्मॉल, लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन and compression of a gas is reversible process. ठीक है, यानी किसी गैस का आइसोथर्मली एक्सपेंशन और कंप्रेशन करें तो वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है. ठीक है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी जा रही है, ये आप ध्यान से, क्या बात कही जा रही है, ऑल आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक ऑपरेशंस आर reversible when carried out very slowly. ठीक है, very slowly, यानी जितने आइसोथर्मल हैं या जितने एडियाबेटिक प्रोसेस हैं, ठीक है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, जितने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस ऑपरेशंस हैं, अगर बहुत धीरे धीरे परफॉर्म किया जाए तो ये रिवर्सिबल हो सकते हैं. ठीक है, यही बात कही जा रही है. ठीक है, द प्रोसेस विल नॉट बी रिवर्सिबल इफ एनी फ्रैक्शन ऑफ हीट विल बी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन के दौरान अगर थोड़ा सा भी अमाउंट का हीट आपका इधर उधर हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी. ठीक है, ये बात कही जा रही है. इफ द चेंजेस टेक रैपिडली, अगर तेजी से चेंज किया जाए तब भी ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता. ठीक है, द प्रोसेस विल नॉट बी रिवर्सिबल. द एनर्जी यूज्ड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिट्रेस्ड.
जो भी एनर्जी आपकी फ्रिक्शन में यूज हो जाएगी, यानी जैसे इसको जो हम लोग घिस रहे हैं सिलेंडर को, पिस्टन को, ये पिस्टन है आपका, इसको जो नीचे कर रहे हैं तो फ्रिक्शन होगा थोड़ा बहुत इसकी वाल और इसके बीच में, तो कुछ हीट जो जनरेट होगी, वो हीट जो है वो अगर नहीं मिल पाई हमें या खर्च हो गई इधर उधर फ्रिक्शन में, तो क्या होगा कि दोबारा जब प्रोसेस को करेंगे तो वो हीट हमें अगेन मिलेगी नहीं, ठीक है, रिट्रेस नहीं हो पाएगी, वो खर्च हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बहुत ही स्लोली और फ्रिक्शनलेस, ये पूरा का पूरा आइडियल केस है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल हो नहीं पाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट इधर उधर खर्च हो ही जाएगा, ठीक है। परफेक्टली रिवर्सिबल कोई प्रोसेस नहीं, ठीक है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बाद फिर हीट इंजन आ जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं जानना, जैसे रिवर्सिबल थी, जितनी भी प्रोसेस है, अगर रिवर्सिबल नहीं हो सकती तो इरिवर्सिबल है, ऐसे भी कह सकते हैं। या इन नेचर ऑल प्रोसेसेस या ऑल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ठीक है। यानी प्रकृति में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब के सब इरिवर्सिबल हैं, उसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, ठीक है, सब के सब इरिवर्सिबल हैं। बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, क्या कारण है इसके लिए। देखो क्या रीजंस हैं। पहला रीजंस है कंडीशंस फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन है, सबसे पहले तो वही आपकी मुश्किल हो जाती है उसको फाइंड आउट करना, ठीक है, वहां तक पहुंचना। दैट इज मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम are not satisfied ठीक है। जो मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम्स हैं ये सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यानी कोई बॉडी इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तो फिर अगेन उसी स्टेट में लाने के लिए आपका मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में थी, अगर किसी अनदर स्टेट में गई नॉन इक्विलिब्रियम में, फिर अगेन उसी इक्विलिब्रियम में लेके आना हो तो थर्मल इक्विलिब्रियम तो आसानी से मिल जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या केवल टेम्परेचर के बारे में है और प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल और जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज नेचुरल प्रोसेस, जो आपकी नेचुरल प्रोसेस हो रही है उसके साथ गड़बड़ी क्या, देखो, डज नॉट टेक प्लेस क्वासी स्टैटिकली, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्वासी स्टैटिकली नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए, और क्वासी स्टैटिक क्या प्रोसेस थी, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से जो चेंज हो वो बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है।
लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत कुछ बदल जाती हैं, लगातार बदलती रहती हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा एक्सटर्नल जो फोर्स है वो वर्क करता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में जो था क्या था, जो एक्सटर्नल फोर्स था उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम से चेंजिंग आ रही थी वो क्या थी, बहुत ही स्मॉल थी, ठीक है। यानी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी किसी भी सिस्टम में जिस पोजीशन में है वहां से जो चेंजिंग होनी है वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, तब तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगा। लेकिन नेचुरल प्रोसेस जो होती हैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगातार काम करता रहता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा। हवा का दबाव है, उसकी गति है, टेम्परेचर है, या ह्यूमंस के थ्रू ढेर सारे वर्क किए जाते हैं लगातार, इसकी वजह से जो चेंजिंग हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, उसमें लगातार चेंजिंग आती रहती है। तो वो प्रोसेस क्वासी स्टैटिकली होती नहीं है, यानी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत दूर चली जाती है कोई सिस्टम, ठीक है। तो जब बहुत दूर चली जाएगी तो रिपीट हो पाना बहुत मुश्किल है कि पूरा उसी पोजीशन में पहुंच पाए, ठीक है। तो उसके जो केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं बॉडी की या सिस्टम की, वो पूरी तरह से, जो केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ना कहें बल्कि कहें इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। वहां तक बॉडी जो है वो पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिपेटिव, जो अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिसिपेटिव या फ्रिक्शन है, रेडिएशन है या कंडक्शन है, उसकी वजह से जो एनर्जी खर्च हो जाती है, ठीक है। डिसिपेटिव इफेक्ट्स कॉमा ये है क्या, देखो, सच एज फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इनएलास्टिसिटी, सच एज फ्रिक्शन यानी घर्षण, हिंदी जिसकी कहती है, ठीक है। फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, ये फ्लूइड में होती है, ठीक है। या इनएलास्टिसिटी है, इनएलास्टिसिटी का मतलब क्या है, बॉडी पर कुछ फोर्स लगाओ और उसकी पोजीशन जो है वो बदल जाए, या उसका जो शेप और साइज बदल जाए, और अगेन वो उस शेप और साइज में आ ही ना पाए पूरी तरह से, ठीक है। कुछ तो पहुंचे वहां तक लेकिन पूरी तरह से वही शेप और साइज आपका बॉडी का ना हो पाए, जिसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा ये पार्ट, ठीक है। यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, उसका शेप और साइज डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, जितने प्रोसेस लिखे जा रहे हैं सब अलग अलग में, ठीक है। फ्रिक्शन जो है वो ट्रांसलेशन मोशन में वर्क करेगा, विस्कोसिटी जो है फ्लूइड फ्लो करेगा उसमें, इनएलास्टिसिटी क्या है, किसी बॉडी पर हम लोग प्रेशर या फोर्स लगाएं उसमें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, अगर करंट फ्लो होती है तो उसके लिए, ठीक है। इसी तरह से ढेर सारे डिसिपेटिव इफेक्ट्स हैं जो अलग अलग प्रोसेस में वर्क करेंगे, इस वजह से वो सब एनर्जी खर्च करेंगे, और एनर्जी जब खर्च कर देंगे तो वो एनर्जी आपकी सराउंडिंग से वापस आ नहीं पाएगी, ठीक है। वो इधर उधर सराउंडिंग में जाकर के मिलजुल जाएगी, तो वो मिलेगी नहीं। तो ऐसे इसी वजह से वो सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जितने भी बॉडीज हैं नेचुरल में वो कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट कर ही रहे हैं, ठीक है। कुछ ले रहे हैं, कुछ रेडिएट कर रहे हैं, इस वजह से उन सबको रिवर्सिबल कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हो गया, होती क्या है, ठीक है। इतना समझ लिया आपने, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हीट इंजन क्या है, अब आ जाते हैं हीट इंजन। नाम से ही लग रहा है हीट को किसमें कन्वर्ट करेगा, वर्क में। इंजन होता ही इसीलिए है कुछ काम किया जाए उससे, ठीक है, मैकेनिकल काम किया जाए सिंपली, ठीक है। तो एनी प्रैक्टिकल मशीन, एनी प्रैक्टिकल मशीन, एनी प्रैक्टिकल मशीन, मशीन की स्पेलिंग गलत, ठीक है। एनी प्रैक्टिकल मशीन which converts heat into mechanical work
into mechanical work which converts heat into mechanical work is called a heat engine। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट इंजन। एनी प्रैक्टिकल मशीन विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड ए हीट इंजन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, हीट इंजन पहचान सकते हैं। हेंस हीट एनर्जीज, हीट एक तरह की एनर्जी है, आपको बताया शुरू में ही, जो फ्लो हो सकती है। जब फ्लो होगी तभी इसका कॉन्सेप्ट आएगा हीट का। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होगी तभी इस हीट के बारे में कहा जाएगा, नहीं तो इस तरह से किसी बॉडी में क्या है हीट का अमाउंट, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या उसको हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, उसकी चर्चा ही नहीं कर सकते। जब ये फ्लो होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तब हीट का कॉन्सेप्ट जो है निकल के आता है। ठीक है, तो हीट एनर्जीज इन देयर ऑपरेशन, in their operation absorbed by heat engine from a higher temperature, body comma converts it into mechanical work done, converts it into mechanical work done and reject the remaining heat, and reject the remaining heat, and reject the remaining heat at a low temperature। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो, heat energies in their operation absorbed by heat engine from a higher temperature body, comma converts it into mechanical work done and reject the remaining heat at a low temperature। ठीक है, कुछ इस तरह से हीट इंजन होते हैं, जो एक बॉडी से, हायर टेम्परेचर की बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, और जो अमाउंट ऑफ हीट रह जाएगा वो रिजेक्ट कर देंगे लोअर टेम्परेचर बॉडी को। ठीक है, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन की आपकी इफिशियंसी क्या होगी, देख लीजिए। द इफिशियंसी ईटा ऑफ ए हीट इंजन efficiency eta of a heat engine is defined as the ratio of mechanical work done by the engine in one cycle ठीक है,
टू द हीट absorbed from higher temperature source. ठीक है, देखो इफिशियंसी सिंपली क्या होती, किसी भी मशीन की इफिशियंसी क्या हो सकती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी हम लोग दे किसी भी सिस्टम के लिए। अगर आप देखिए, इसी के लिए नहीं, हीट इंजन के लिए नहीं, किसी भी सिस्टम के लिए इफिशियंसी वही होगी कि कितना अमाउंट ऑफ इनपुट आप दे रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ आउटपुट आपको मिल रहा है। तो आउटपुट बाय इनपुट जो होगा वो आपकी इफिशियंसी होगी। ठीक है, जो भी आउटपुट निकल के आएगा और जितना हमने इनपुट दिया है उसका रेशियो देखेंगे तो वो आपकी इफिशियंसी कहलाएगी। ठीक है, किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी। और हीट इंजन के लिए इफिशियंसी क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हम उसमें दे रहे हैं और वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है उसी का रेशियो ले लिया जाए। ठीक है, तो वो आपकी सिंपली जो हो जाएगी इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन हो जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, Q1 और Q2 क्या है, Q1 है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और Q2 है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसने रिजेक्ट किया। तो Q1 माइनस Q2 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया जितना उसने किया और कितना अमाउंट ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब किया है वो आपका Q1 है, उसी का रेशियो ले लिया गया है। ठीक है, यानी इनपुट हमने Q1 दिया है, उसने Q1 में से कुछ पार्ट लेकर के वर्क किया है। तो देखो Q1 Q2 एक हीट है, हीट और वर्क जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, केवल कन्वर्जन हो रहा मशीन के थ्रू, तो उनका जो यूनिट है वो वही है, हीट हो या वर्क हो दोनों ही एनर्जी होती है। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 जो होगा अमाउंट ऑफ हीट जो खर्च होगा वही वर्क डन में खर्च हो जाएगा। तो यहां पर वर्क डन बाई जो नेट आपका हीट एब्जॉर्ब किया है Q1 वो वही रेशियो जो वहां वर्ड्स में लिखा है उसको हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है। ठीक है, दूसरे तरीके से। ठीक है, सिंस Q1 माइनस Q2 ऑलवेज लेस देन Q1, Q1 में से कुछ अमाउंट आप Q2 घटा देंगे तो हमेशा क्या होगा, Q1 से छोटा ही होगा। तो इफिशियंसी जो होगी ईटा ऑलवेज लेस देन 100%। ठीक है, 100% से हमेशा कम ही होगी इफिशियंसी। कंप्लीट हीट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है किसमें, वर्क में। ये आपकी थियरी ही कह रही है सिंपल इफिशियंसी की। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि लगता है कि जैसे कोई इंजन की कमी है, मशीन की कमी है जो पूरे अमाउंट ऑफ हीट को कन्वर्ट नहीं कर पा रही, हम और अच्छा इंजन बनाएंगे जो कर देगी, पर थियरी में ही वो फेलियर दिख रहा है। ठीक है, वो फेलियर जो इंजन का है वो इसकी थियरी में ही आ रहा है, ये कोई इंजन की इफिशियंसी पर नहीं है या इंजन की टेक्नोलॉजी पर नहीं है कि इंजन बहुत ही स्ट्रांग और बहुत अच्छा बना दिया जाए तो वो कंप्लीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा वर्क में। ठीक है, या कंप्लीट हीट को, वो आपकी थियरी में ही वो ड्रॉबैक या फॉल्ट्स दिख रही है जहां से कि कोई भी इंजन जो है कंप्लीट इफिशियंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, 100% इफिशियंट नहीं हो पाएगा, वो थियरी से ही निकाल करके लिखा गया है। ठीक है, उसकी डिफिनीशन से ही ये बात दिख रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं कार्नोट इंजन क्या होता है। ठीक है, सिंपल कार्नोट इंजन है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। आइए देखिए, कार्नोट एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक इंजन बनाया था, हीट इंजन, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन। उन्होंने आइडियल हीट इंजन बनाया है एक तरीके से, थियरी में आइडियल है लेकिन जो आपका प्रैक्टिकली देखा जाएगा वो आइडियल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने हीट इंजन बनाया जो कंप्लीट वर्क को करेगा। ठीक है, इन 1824 फ्रेंच इंजीनियर, एक इंजीनियर थे, ठीक है,
In 1824, French engineer सैडी कॉर्नेट, नाम में देखो सैडी कॉर्नेट convinced a theoretical engine which is free from all जैसे कल्पना ना करो, सोचो बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें लोग सोचते हैं, उसमें ढेर सारी कठिनाइयां नहीं आती है जीवन की, सोचने में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा एक इंजन के बारे में थियोरेटिकली, ठीक है, विच इज फ्री फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शंस, जितने इम्परफेक्शंस हो सकते हैं उन सबसे फ्री मान लिया उन्होंने, ठीक है। ऐसे इंजन की उन्होंने कल्पना की है या थियोरेटिकली उसको सोचा है। सच एन इंजन cannot be realized in practice, ठीक है। ऐसे इंजन को हम लोग प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं बना सकते। इट हैज मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी 100% मान के चलते हैं इसको, ठीक है, या कहें बहुत अधिक। एंड इट इज, क्योंकि थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है 100%, तो ये भी 100% हो नहीं सकता, भले कितना आइडियल हो जाए। इट इज एन आइडियल हीट इंजन, ठीक है, इट इज एन आइडियल हीट इंजन। सैडी कार्नोट्स हीट इंजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, उनके कुछ पार्ट्स हैं, क्या क्या हैं। सैडी कार्नोट्स हीट इंजन रिक्वायर्स फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहला एक सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी जो आपका परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। कार्नोट ने जो सोचा इंजन के बारे में अपने, उन्होंने बताया कि हमें एक ऐसा सिलेंडर चाहिए जो परफेक्टली कंडक्टिंग हो, यानी कोई भी अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब ना करे खुद, जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसमें प्रोड्यूस हो सिलेंडर के अंदर, वो उसकी वॉल के थ्रू सराउंडिंग में ले जाकर के वो यूज कर दे या खर्च कर दे, ठीक है। अ सिलेंडर, इसके बारे में लिखिए, अ सिलेंडर हैविंग परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग ठीक है। यहां पर उन्होंने नॉन कंडक्टिंग वॉल्स की चर्चा की, कंडक्टिंग नहीं, ठीक है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, यानी कोई भी अमाउंट ऑफ हीट वहां से ट्रांसफर ना हो। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। अ परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, जो बेस है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, वॉल्स उसकी नॉन कंडक्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। यानी बेस के थ्रू जितनी अमाउंट ऑफ हीट है वो ट्रांसफर होगी, ठीक है। अ परफेक्टली कंडक्टिंग बेस एंड is provided with a perfectly non-conducting piston, a perfectly non-conducting
पिस्टन, ठीक है, जो उसमें पिस्टन लगा है वो नॉन कंडक्टिंग है, विच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन, विच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन इन द सिलेंडर, ठीक है। द सिलेंडर कंटेन्स 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, ये बात और लिखी जाएगी। द सिलेंडर कंटेन 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एज अ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। इतनी कल्पना उन्होंने की है एक सिलेंडर को लेकर के। उसका फिगर कैसा होना चाहिए, देखो इस तरह से बनाया गया है। एक सिलेंडर जो आपका कुछ इस शेप का है, यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वॉल्स जो है आपकी इस सिलेंडर की वो है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। बेस जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, और जो पिस्टन लगा है वो फ्रिक्शनलेस है, मूव कर रहा है अप डाउन, और ये भी नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। यानी जो हीट का ट्रांसफर है वो केवल बेस से पॉसिबल है, ठीक है। सिलेंडर के बेस वाले हिस्से से ही हीट ट्रांसफर हो सकती है या एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने, और इसके अंदर 1 मोल जो है परफेक्ट गैस वो फिलअप की गई है, ठीक है। ये उन्होंने पहली कल्पना की। दूसरी, सोर्स जहां से हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अ रेजरवायर, रेजरवायर एक मशीन है, ठीक है, मेंटेन at constant temperature कैपिटल T या कैपिटल T1 कहिए, ठीक है, फ्रॉम विच द इंजन कैन ड्रॉ heat by perfect conduction, यानी कि हीट का अमाउंट जो है वो इधर उधर ना जाए, कंप्लीटली सिलेंडर के अंदर जाए, इसी को बोलते हैं परफेक्ट कंडक्शन। इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, जो सोर्स है वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देने की क्षमता रखे, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थियोरेटिकली इमेजिन किया गया है, ठीक है। इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी and any amount of heat can be drawn from it, and any amount of heat can be drawn from it at constant temperature T1, ठीक है। कितना भी अमाउंट ऑफ हीट इससे हम लोग निकालें तो इसका टेम्परेचर ना चेंज हो, वही उतना का उतना बना रहे, ठीक है। और तीसरी कल्पना उन्होंने की है हीट इंसुलेटिंग स्टैंड। ये क्या है देखो, a perfectly non-conducting platform, a perfectly non-conducting प्लेटफॉर्म एक्ट एज अ स्टैंड। भाई सिलेंडर को किसी के ऊपर तो रखना पड़ेगा या कहीं पर
फिक्स करना होगा तो उसी को अ परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म एक्ट एज अ स्टैंड, ठीक है, एक्ट एज अ स्टैंड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की जरूरत पड़े तो उसके लिए एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड भी है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिलेंडर को फिट कर सके हैं। और चौथा क्या है, सिंक है। सिंक क्या होता है, यानी एब्जॉर्ब करने वाला, नाम से सिंक, बेसिन सिंक वगैरह होते हैं ना घरों में, तो कितना भी अमाउंट ऑफ पानी आप नल से निकालते हैं वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, नाले के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो उसी तरह से एक सिंक है यहाँ पर जो यूज हो रहा है, वो क्या करता है, अ रिजर्वायर मेंटेन्ड एट a constant लोअर टेम्परेचर। लोअर किसके कंपैरिजन में, कम और अधिक, किसी कंपेयर क्वांटिटी के सेंस में लिखा जाता है T2, यानी T2 जो है वो T1 से छोटा है, सोर्स से कम टेम्परेचर पर है, ठीक है। टू विच द हीट इंजन कैन रिजेक्ट, टू विच the heat engine can reject any amount of heat without changing its temperature, ठीक है, जिसको क्या है, हीट इंजन जो है किसी भी अमाउंट का हीट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ये आपकी कार्नोट आइडियल हीट इंजन के पार्ट्स हो गए, ठीक है। ये क्या करता है, मैक्सिमम इफिशियंसी रखता है, ठीक है। इसको हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू अगर बनाएं तो देखिए कैसा दिखता है ये, सिंपल ऐसे, ठीक है। जो हीट इंजन है स्कीमेटिक डायग्राम उसका ऐसे दिखता है, ठीक है। ये कोई डायग्राम नहीं है, ये हॉट बॉडी है सिंपल, जिसको नाम दिया जाएगा सोर्स, इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। यहां से हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा कोई वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहां से एब्जॉर्ब किया वर्किंग सब्सटेंस, और वर्क कितना करेगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है, यानी Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसने एक और बॉडी को ट्रांसफर कर दिया, जिसका नाम जो T2 टेम्परेचर पर है, जिसको हमने सिंक नाम दिया है, ठीक है। ये हो रहा है स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। एक T1 टेम्परेचर पर कोई सोर्स है जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस को, ये कुछ अमाउंट वर्क करेगा और कुछ अमाउंट बची हुई हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है सिंक को T2 टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इस तरह से हीट इंजन जो है आपका, यहां पर जो T2 है वो T1 से कम है, ठीक है, वर्क करता है, ठीक है। हीट इंजन की जो वर्किंग है वो इसी तरह से है, और इसका जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, वो यहां पर लिखे गए हैं, उसको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आपका कार्नोट हीट इंजन हो गया। अब कार्नोट हीट इंजन में अलग अलग प्रोसेसेस होंगी, उसके थ्रू कितना वर्क होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कार्नोट हीट इंजन के थ्रू जो अलग अलग प्रोसेसेस होंगी उससे कितना वर्क डन होगा, और इसकी इफिशियंसी जो है, जो हमने अभी डिफाइन की थी किसी हीट इंजन की इफिशियंसी, कार्नोट इंजन के लिए कितनी आएगी टेम्परेचर के टर्म में, ठीक है। ये पार्ट हमें डिराइव करना है, ठीक है। और फिर रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो जाता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमारा लेक्चर जो है यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू।